नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ISPCS एकेडमी में। और ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का ये नेक्स्ट लेक्चर है या नेक्स्ट रिवीजन सेट है। तो चलिए स्टार्ट करें। और इससे पहले कि हम स्टार्ट करते हैं, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 5 में से 37 निम्नलिखित में से किस पर लागू होती हैं। तो यहाँ पर जो लागू होती हैं वह जंगम एवं स्थावर संपत्ति का अंतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक जमींदार ने एक नर्तकी से करार किया कि उसके उत्तराधिकारी और वह हर माह 100 रुपये उस नर्तकी को एवं उसके उत्तराधिकारियों का भरण पोषण प्रदान करते रहेंगे। इस नर्तकी के उत्तराधिकारियों में से किसी एक ने जमींदार के उत्तराधिकारी के विरुद्ध भरण पोषण का वाद प्रस्तुत किया। ऐसा करार ऑप्शन डी होगा। उपरोक्त में से कोई भी कथन सत्य नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संपत्ति अंतरण अधिनियम निम्न में से कौन सी धारा संपत्ति अंतरण को परिभाषित करती है। तो धारा 5 ऑप्शन सी। नेक्स्ट, संपत्ति अंतरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन डी, वह स्वयं एक या अधिक अन्य जीवित व्यक्तियों को संपत्ति हस्तांतरित नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अधीन निम्न में से कौन अंतरण है। तो ऑप्शन सी, ऋण का अंतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस वाद में यह कहा गया है कि किराएदार द्वारा किया गया परित्याग अंतरण नहीं है। माखनलाल साहा बनाम NN अधिकारी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, क्या संपत्ति का बंटवारा संपत्ति अंतरण कहा जा सकता है। बी, नहीं। 8 में कह रहा है निम्न में से किस वाद में अभिनिर्धारित किया गया था कि विभाजन संपत्ति का अंतरण नहीं है। ऑप्शन ए, VN सरीन बनाम अजीत कुमार AIR 1986 SC 432। SC का मतलब सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संपत्ति अंतरण अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। संपत्ति का ऐसा अंतरण भी किया जा सकता है जहां अंतरणकर्ता की मृत्यु के पश्चात ही परिवर्तित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित में से किससे संपत्ति का अंतरण कहा जाएगा। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। भूमि के एक भाग पर मार्ग हेतु सुखाधिकार का अनुदान, दो चीज़ों का विनिमय, पारिवारिक समझौता, चल अचल संपत्ति पर विधि क्रिया द्वारा भार की रचना। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं और हम देखेंगे कि ऑप्शन जो है यहाँ पर डी सही है। दो चीज़ों का विनिमय और अचल संपत्ति पर विधि की क्रिया द्वारा भार की रचना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और मित्रों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और निरंतर अभ्यास करते रहिए, क्योंकि निरंतर अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। 11 में कह रहा है कि संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत जीवित व्यक्ति के अंतर्गत निम्न में से क्या आता है। तो एक संगम जीवित व्यक्ति के अंतर्गत आएगा। संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत एक जीवित व्यक्ति से अभिप्राय है तो उपर्युक्त में से सभी, केवल मनुष्य, केवल लिमिटेड कंपनी, केवल भागीदारी फर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संपत्ति अंतरण में शामिल किया गया है तो वसीयत, ऑप्शन सी। धारा 5 संपत्ति अंतरण की परिभाषा के अंतर्गत जीवित व्यक्ति के अंतर्गत कंपनी भी शामिल है तो सही है, ऑप्शन ए। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अधीन जीवित व्यक्ति शब्दावली में सम्मिलित नहीं है तो मूर्ति, ऑप्शन डी सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। संपत्ति अंतरण अधिनियम के अधीन व्यक्ति संपत्ति का अंतरण में सम्मिलित है तो उपर्युक्त में से कोई नहीं। 5 की धारा में आपने देखा क्या शामिल था। भावी भरण पोषण का अधिकार, चाहे वह किसी भी रीत से उद्भूत, प्रतिभूत या अवधारित हो। ऑप्शन होगा सी, आंतरिक नहीं किया जा सकता, यानी ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। 18 में कह रहा है कि यह सिद्धांत कि जहां एक व्यक्ति ने यह व्यापदेशन करते हुए कि उसका संपत्ति में वर्तमान हित है, उस संपत्ति को अंतरित करता है, जबकि वास्तव में उसको केवल संभाव्य उत्तराधिकार प्राप्त है। आंतरित धारा
43 के लाभ का हकदार होगा यदि उसने अंतरण को उस व्यापदेशन पर विश्वास कर और प्रतिफलार्थ लिया है, क्योंकि धारा 43 और धारा 6 का विभिन्न क्षेत्रों में क्रियाशील होती है। यह सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, जुम्मा मस्जिद मरकारा विरुद्ध कोडिमनेयेंद्र देवैया में। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से किसे किसी संपत्ति के अंतरण हेतु वैध प्रतिफल के रूप में मान्य नहीं है? नैसर्गिक प्रेम व स्नेह, ऑप्शन ए। किसका अंतरण नहीं किया जा सकता? विक्रय इकरारनामा के आधार पर केवल दावा करने का अधिकार, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संपत्ति का उत्तराधिकार पाने का अवसर हस्तांतरित नहीं किया जा सकता, संपत्ति अंतरण अधिनियम की कौन सी धारा यह कहती है? धारा 6 बी। निम्नलिखित में कौन अंतरणीय नहीं है? तो उत्तराधिकार की संभावना पर आधारित हित, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या अंतरित किया जा सकेगा? अंतःकालीन लाभ के लिए डिक्री का समानुदेशन, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखेंगे। अधोलिखित में से किस संपत्ति का अंतरण नहीं किया जा सकता? तो भविष्य निर्वाह भत्ता का अधिकार, ऑप्शन सी। संपत्ति अंतरण अधिनियम के तहत निम्न में से क्या अंतरणीय नहीं है? तो लोक अधिकारी का वेतन एवं उसके देय होने के पश्चात। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। अधोलिखित में से किस संपत्ति का अंतरण नहीं किया जाएगा? तो भविष्य निर्वाह भत्ता। रिपीटेड क्वेश्चन, इसीलिए कहते हैं प्रैक्टिस करते रहिए, ये सब रट जाएंगे आप लोगों को। संपत्ति अंतरण अधिनियम के तहत कौन सी संपत्ति अंतरित की जा सकेगी? ऐसी संपत्ति जो अंतरण हेतु विधि द्वारा वर्जित न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी संपत्ति का अंतरण नहीं हो सकता, उपर्युक्त में से सभी किस नहीं हो सकता? तो लोकपद का, केवल उत्तराधिकार में पाने की संभावना का, केवल पुनः प्रवेश के अधिकार का। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अधिष्ठायी स्थल से पृथकता सुखाचार अंतरित नहीं किया जा सकता। कौन सी संपत्ति अंतरित की जा सकती है? किसी भी प्रकार की संपत्ति यदि विधि द्वारा वर्जित न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संपत्ति अंतरण अधिनियम के तहत कौन सी संपत्ति अंतरित की जा सकेगी? ऐसी संपत्ति का अंतरण जो विधि द्वारा वर्जित न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से क्या हस्तांतरणीय नहीं है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर, पेंशनधारी की पेंशन की राशि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत क्या अंतरित किया जा सकता है? तो अधिष्ठायी स्थल के सुखाधार, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड? तो 34 का जो देख लेंगे यहाँ पे, ऑप्शन हो जाएगा बी, द राइट ऑफ easement having been vested in the transfer। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी संपत्ति अंतरित की जा सकती है? तो अचल संपत्ति, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्या अंतरित किया जा सकता है? तो ऑप्शन सी, किसी उत्तरलाभ्य शर्त के भंग के कारण स्वामी को पुनः प्रवेश का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन। संपत्ति अंतरण अधिनियम निम्नलिखित में से किस धारा में प्रावधान किया गया है कि मात्र वाद लाने का अधिकार आंतरित नहीं किया जा सकता? तो ऑप्शन बी, धारा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अधीन निम्न में से किसको आंतरित किया जा सकता है? तो अनुयोज्य दावा, ऑप्शन डी। सही उत्तर दीजिए। संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा बी, लोक अधिकारी के वेतन का अंतरण नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे दिखा है कि इस पेज सक्सेशन नियम का अर्थ है, तो 40 का जो सही आंसर होगा यहाँ पर पेज सक्सेशन का वो होगा सी, एक प्रत्यक्ष वारिस के संपत्ति पर उत्तराधिकार की संभावना को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 6 में कितने अपवादों का उल्लेख किया गया है? तो यहाँ पर 10, ऑप्शन सी। संपत्ति अंतरण अधिनियम की निम्नलिखित में से किस धारा में संपत्ति का अंतरण करने हेतु सक्षम व्यक्तियों की परिभाषा दी गई है? तो ऑप्शन बी, धारा 7 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 7 के अधीन संपत्ति का अंतरण करने के लिए आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक दशा में अंतरणीय संपत्ति स्वयं उसी की हो। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति अंतरण करने के लिए सक्षम होने के लिए आवश्यक नहीं है, तो क्या है, अंतरणीय संपत्ति उसकी अपनी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत अपनी संपत्ति को अंतरित करने में कौन सक्षम है, सक्षम नहीं है तो अवयस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति अंतरण अधिनियम में के अधीन अचल संपत्ति का एक सहस्वामी संपत्ति का वैध अंतरण कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर लिखा है कि निम्न में से कौन सा संबंध संपत्ति अंतरण को प्रभावित करने के संदर्भ में अनुचित प्रभाव की श्रेणी में नहीं आता है, तो 47 का हो जाएगा बी, ग्राहक व दुकानदार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, माफ कीजिएगा, हाँ 84, संपत्ति के वैध अंतरण है तो निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक तत्व है, तो अंतरण को स्वीकार करने के लिए अंतरित का सक्षम होना आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की निम्न धाराओं में से किस धारा में कहा गया कि यदि किसी मामले में विधि ने स्पष्टतया लिखित में नहीं मांगा है तो संपत्ति का अंतरण बिना लिखे किया जा सकता है, तो धारा 9 में, ऑप्शन 9। संपत्ति का अंतरण अधिनियम की कौन सी धारा मौखिक अंतरण से संबंधित है, तो ऑप्शन बी, धारा 9। विधि द्वारा अभिव्यक्त अपेक्षित के सिवाय संपत्ति का अंतरण मौखिक भी किया जा सकता है, तो ऑप्शन बी सही है। सही उत्तर बताइए। का अपनी कृषि भूमि खाक को बेचता है इस शर्त के साथ कि खा भूमि में गेहूं बो सकता है किंतु धान की फसल नहीं पैदा कर सकता, तो ऑप्शन हो जाएगा डी, बी और सी दोनों। अंतरण वैध है, शर्त शून्य है। संपत्ति को वैनित करने के से अवरुद्ध करने वाली शर्तें दी गई हैं, तो ऑप्शन बी, धारा 10 संपत्ति अंतरण अधिनियम में। 54 में संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत अन्य संक्रमण अवरुद्ध करने वाली शर्त है, तो धारा शर्त को अवैध बनाती है किंतु अंतरण वैध रहता है। नेक्स्ट, आ अपना मकान बा को इस शर्त के साथ बेचता है कि बा उसका अंतरण सा के अलावा अन्य को नहीं कर सकेगा। यह अंतरण है वैध परंतु शर्त शून्य है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संपत्ति का अंतरण अधिनियम की धारा 10 निम्न के बारे में प्रावधान करती है, तो अन्य संक्रमण अवरुद्ध करने वाली शर्त, ऑप्शन सी था। चलिए नेक्स्ट, का अपना मकान खा को इस शर्त के साथ विक्रय करता है कि खा उस मकान को गा के अतिरिक्त किसी अन्य को अंतरित नहीं कर सकता। विक्रय विधि मान्य है किंतु शर्त शून्य है, ऑप्शन ए। का एक ग्रह खाक को इस निर्देश के साथ विक्रय करता है कि वह इसमें रहेगा किंतु इसे केवल गोदाम या दुकान के लिए प्रयोग करेगा। यह शर्त है शून्य, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, का अपनी संपत्ति का अंतरण खाक को इस शर्त के साथ करता है कि खा उसका अंतरण कभी भी किसी को नहीं करेगा। संपत्ति का अंतरण है विधि मान्य परंतु शर्त शून्य है, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आ ने बा को पूर्ण रूप से मकान दान दिया और शर्त लगाई कि बा इस मकान में रहेगा। दान है वैध है परंतु निर्देश शून्य है, ऑप्शन सी। दो भाई अपनी संपत्ति का बंटवारा इस शर्त पर करते हैं कि यदि उनमें से कोई भी अपनी संपत्ति या उसका हिस्सा विक्रय करना चाहे तो अत्यंत अपरिचित व्यक्ति को नहीं बेचेगा, तो हो जाएगा यहाँ पर, तो यह शर्त वैध है, ऑप्शन ए। तीन भाइयों ने एक संयुक्त हिंदू परिवार में संपत्ति का बंटवारा किया और साथ ही यह निश्चित किया कि उनमें से किसी के उत्तराधिकारी नहीं हो तो वह अपना भाग विक्रय नहीं कर सकेगा परंतु अन्य रिश्तेदारों के लिए वह अपना भाग छोड़ देगा। यह शर्त संपत्ति अंतरण में के अंतर्गत है, अवैध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संपत्ति अंतरण अधिनियम धारा 1882 की धारा 10 के अंतर्गत निम्न में से कौन सी शर्त नहीं है, तो यहाँ पर अंतरक के जीवन काल में विक्रय न करने की शर्त। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राम गोपाल ने अपनी पत्नी चंद्रिका रानी के नाम संपत्ति अंतरण कर दिया और इस शर्त पर कर दी कि यह संपत्ति पत्नी के जीवन काल तक रहेगी। बाद में चंद्रिका ने मोहन प्रसाद से शादी कर ली। बताइए। तो 64 का जो सही आंसर होगा वो होगा बी। पुनर्विवाह के बाद संपत्ति पर उसका हित अपने आप समाप्त हो जाएगा, भले ही पत्नी जीवित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 64 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 65 नंबर। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 11 तब ही लागू होगी जब संपत्ति अंतर्निहित है तो पूर्ण आत्यंतिक हो। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सृष्टि हित के विरुद्ध निर्बंध पर अग्र निर्णय है तो टल्क बनाम मोक्ष। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 12 वहाँ लागू नहीं होगी जहाँ अंतरण पट्टे पर हुआ हो। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि एक संपत्ति को इस शर्त के साथ अंतरित किया जाता है कि उसमें अंतरित के लाभार्थ सृजित हित उसके दिवालिया होने पर समाप्त हो जाएगा तो ऐसी शर्त संपत्ति अंतरण अधिनियम की निम्नलिखित किस धारा में शून्य है? तो धारा 12। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्या अजन्मे व्यक्ति के पक्ष में अंतरण किया जा सकता है? ट्रस्ट बनाकर किया जा सकता है। ऑप्शन ए। अजन्मा व्यक्ति फायदे के लिए अंतरण का प्रावधान संपत्ति अंतरण अधिनियम की किस धारा में है? तो यहाँ पर धारा 13। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अजन्मा व्यक्ति के पक्ष में हित सृजित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है? तो 71 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। पढ़ लेंगे इसको। जीवित व्यक्तियों के पक्ष में पूर्ण जीवनकालीन हित का सृजन। बी में लिखा है कि अंतिम जीवनकालीन हित समाप्त होने से पहले अजात व्यक्ति का जन्म लेना, आजाद व्यक्ति को आत्यंतिक हित दिया जाना। उपरोक्त में से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की निम्न में से कौन धारा अजन्मे बच्चे के फायदे के लिए संपत्ति अंतरण से संबंधित है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 73 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि अजन्मा व्यक्ति अपने लाभ के लिए किए गए अंतरण पर निहित हित अर्जित करता है तो अपने जन्म पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 74। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अधीन अजात व्यक्ति यानी अजन्मा व्यक्ति अपने फायदे के लिए किए गए अंतरण पर कब निहित हित अर्जित कर सकता है? तो वह है अपने जन्म होने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 75 ने लिखा है का ने खा को न्यास में गा के लिए संपत्ति अंतरित की थी तथा निर्देश दिया कि खा संपत्ति पर कब्जा गा को तब देगा जब गा 25 वर्ष की उम्र समाप्त कर ले। गा का हित है तो ऑप्शन हो जाएगा सम्रासित हित। ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गा अपनी संपत्ति जीवन पर्यंत के लिए बा को और उसके बाद उसके अजन्मे पुत्र को जीवन पर्यंत के लिए अंतरित करता है। इस मामले में अजात व्यक्ति के पक्ष में किया गया अंतरण शून्य है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दोहरी संभाव्यता का नियम निम्नलिखित में से किस वाद में प्रतिपादित किया गया था? तो हिटबी बनाम मिचेल वाद में। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अ ट्रांसफर property to B for life and after his death to C and D equally to be divided between them or to the survivors of them. C dies during the lifetime of B, D survives B and B deaths of the property. तो यहाँ पर 78 का जो सही हो जाएगा वो है A, shall pass to D. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दोहरी संभाव्यता के नियम का प्रतिपादन निम्नलिखित वादों में से किसमें मान्यता मिली? तो व्हाइटबी बनाम मिचेल अभी आप देख चुके हैं। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 80 नंबर में लिखा है कि संपत्ति अंतरण अधिनियम की किस धारा में शाश्वतता के विरुद्ध नियम का उल्लेख किया गया है? तो धारा यहाँ पर 14। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कोई भी संपत्ति हस्तांतरण है ऐसे ही हित सृष्ट करने के लिए प्रवृत्त नहीं हो सकता जो ऐसे अंतरण की तारीख को जीवित या एक अधिक व्यक्ति के जीवन काल के पश्चात प्रभावी हो। यह प्रावधान आता है तो 81 में प्रावधान आता है यहाँ पर शाश्वतता के विरुद्ध नियमों के अंतर्गत। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर एक कथन और कारण दिया हुआ है।
संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 14 शाश्वता के विरुद्ध नियम का उपबंध करती है, कारण यह नियम लोक नीति पर आधारित है। ऑप्शन ए सही होगा। यहाँ पर ए और आर दोनों सही और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द रूल ऑफ प्रीपिचुएटी एप्लीकेबल अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 83 का देख लेंगे। यहाँ पर हो जाएगा बी, द पीरियड ऑफ वेस्टिंग कैन बी डिलेड फॉर द पीरियड ऑफ मेजोरिटी आफ्टर लाइफ ऑफ लिविंग इज बीइंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शाश्वता के विरुद्ध नियम का अपवाद निम्नलिखित में से कौन सा है? तो उपयुक्त में से सभी दान के लिए स्थायी अंतरण, व्यक्तिगत प्रतिविदाएँ और अग्रक्रय या शुफा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 85 में कह रहा है कि अंबा राम और फतेहवीर बहादुर ने संविदा किया कि अंबा राम और उसके वंशज फतेहवीर बहादुर और तथा उसके परिवार वालों को पीढ़ी दर पीढ़ी मंदिर का पुजारी नियुक्त करेंगे। तो निश्चय किया तो क्या हुआ? ऑप्शन सी शाश्वता 0 है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन शाश्वता के विरुद्ध नियम का अपवाद नहीं है? तो एक ऐसा कोष जो आगे आने वाली 7 पीढ़ियों तक के लिए रखा गया है। 87 नंबर, शाश्वता के विरुद्ध नियम नहीं लागू यदि, तो क्या है? ऑप्शन ए संपत्ति जनहित के लिए आंतरित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत दिया गया शाश्वता के विरुद्ध नियम किस नियम पर प्रभाव नहीं डालता? मोहम्मडन विधि, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, संपत्ति अंतरण अधिनियम के किस उपबंध में यह प्रावधानित है कि शाश्वता के विरुद्ध नियम तब लागू नहीं होता जबकि अंतरण सार्वजनिक प्रभाव के लिए किया गया हो? धारा 18, ऑप्शन बी। सार्वजनिक लाभ है तो संपत्ति का अंतरण किए जाने की दशा में निम्न में से कौन सा निर्बाध लागू नहीं होगा? तो उपरोक्त सभी शाश्वता के विरुद्ध नियम, पूर्विक हित की असफलता पर अंतरण का प्रभावी होगा, संचय है तो निर्देश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 17 के अधीन अंतरण की तारीख से किसी संपत्ति की आय का संचयन करने की अवधि है, तो वह है ऑप्शन सी 18 वर्ष। 92 में देख लेंगे। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की निम्न में से कौन सी धारा संचयन के लिए निर्देश का प्रावधान करती है? तो ऑप्शन बी धारा 17। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शाश्वता के विरुद्ध नियम लागू नहीं होते हैं, तो यहाँ पर देख लेंगे उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 94, निम्नलिखित में से किसमें शाश्वता के विरुद्ध नियम लागू नहीं होता है? तो पूर्त कार्यों पर, ऑप्शन बी। शाश्वता के खिलाफ नियम किस पर लागू होता है? तो सी हो जाएगा चल अचल संपत्ति पर, ऑप्शन सी। 96 में देख लेंगे। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 18 of the Transfer of Property Act 1882, the previous of some section shall not apply in the case of transfer of property for the benefit of the public in the advancement of the religion, knowledge, commerce, health, safety or other object beneficial to mankind. These section are, तो यह सेक्शन है 14, 16, 17, ऑप्शन बी। 97 देख लेंगे। कौन सी धारा संपत्ति अंतरण अधिनियम की धाराओं में 14, 16, 17 में प्रतिबंध के अपवाद का निर्माण करती है? तो ऑप्शन डी धारा 18। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की निम्नलिखित किस धारा के अंतर्गत दिया गया निहित हित कब्जा प्राप्त करने के लिए पहले आंतरिक की मृत्यु हो जाने से विफल हो जाता है? तो 98 का हो जाएगा ऑप्शन बी धारा 19। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 19 निम्नलिखित में से संबंधित है? तो निहित हित, ऑप्शन ए। 100 में देख लेंगे। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अधीन अजात व्यक्ति अपने फायदे के लिए किए गए अंतरण पर कब निहित हित अर्जित कर सकता है? तो ऑप्शन ए जन्म होने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संपत्ति में निहित हित निर्भर करता है कि ऐसी घटना के घटित होने पर जो निश्चित रूप से घटित होने वाली है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संपत्ति में समाश्रित हित निहित हित में परिवर्तित हो जाता है जब अनिश्चित घटना घटित हो जाती है या अनिश्चित घटना का घटित होना संभाव्य असंभव हो जाता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
ए अपनी संपत्ति बी को जीवन काल के लिए एवं उसकी मृत्यु के पश्चात सी और डी को उनके बीच बराबर या उनमें से जीवित व्यक्ति को हस्तांतरित करता है। सी बी के जीवन काल में ही मर गया जाता है। बी की मृत्यु डी के जीवन काल में हो जाती है। बी की मृत्यु के पश्चात डी को चली जाएगी, ऑप्शन सी, संपत्ति डी को ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो यह थे कुछ महत्वपूर्ण 130 प्रश्न। मित्रों, आपको अच्छे लगे होंगे और प्रैक्टिस आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे। तो हमारी यही आपसे गुजारिश है कि चैनल पे बने रहिए, खूब प्रैक्टिस करिए, निरंतर अभ्यास करते रहिए और आगामी 12 फरवरी को आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपने पेपर को दीजिए और किसी भी तरह से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सब की तैयारी ऐसी ही है जैसी आपकी है। आप समझ लीजिए टॉपर भी इसी तरह से तैयारी कर रहा है। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।